Hello, I hope you guys can hear me. My name is Dr. Temur Zahid, and today I'm going to be your mentor for today's lecture on the mechanical properties of dental materials. Basically, our we belong to StudyMate and mid-exam expert, basically collaboration and दोनों के बीच में, and we prepare participants for the FCPS Part 1 exam. So there are going to be many advantages for our course. It's going to be a 3 months course, and इसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि किस तरह पढ़ना है, कहाँ से स्टार्ट करना है. आपको प्रॉपर एक टाइम टेबल दिया जाएगा जिसको आप फॉलो करोगे फॉर द एंटायर 3 months. You'll have to stick to it. So a fair warning that you have to stick to it in order to pass the exam. इसमें जो है काफ़ी सारी ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक आपकी स्पेसिफिक नीड्स के मुताबिक टेलर किया गया है. और जो है उसमें आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं, ऑडियो विजुअल दोनों. और इसमें जो है इफ़ यू सारे जो आपके इम्पोर्टेंट पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन वगैरह आए हैं वो भी उसमें इंक्लूड किए गए हैं, इनकॉर्पोरेटेड विद इन द लेक्चर्स. सो आप जब भी चाहें यू कैन एक्सेस देम. एंड आपको जो है इन केस यू डोंट गेट अ पार्ट ऑफ अ लेक्चर या कोई टॉपिक समझ नहीं आता, आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप हमारे हैं अवेलेबल फॉर एवरी स्पेशलिटी एंड फॉर एवरी सब्जेक्ट, जहां आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मेंटर्स हैं, दे आर अवेलेबल एट ऑल टाइम्स, एंड व्हेनेवर यू आस्क अ क्वेश्चन दे विल रिप्लाई within minutes. So that saves you a lot of time from Googling or from any other sources that you try to find the answer from. So because 3 months है, 3 months में every बहुत वैल्यूबल टाइम होता है आपका, बहुत आपको एक तरीके से चलना पड़ता है. तो इसलिए आपके लिए हमने इजी करके सब कुछ बनाया हुआ है. सो दिस लेक्चर जो आपको ये जो प्रोवाइड मैं आपको अभी करने जा रहा हूँ, इट्स गोना बी व्हाट यू इट्स व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर कोर्स. ठीक है, ये आपको बहुत बेसिक लेवल पे अभी मैं आपको एक छोटा एक डेमो लेक्चर दे रहा हूँ. ठीक है, इसमें आपको किस तरह बताया जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे और कहाँ एमसीक्यूज जो हैं पास्ट पेपर में वो भी बताए जाएंगे साथ ही साथ. So let's begin, I guess. We don't have many participants, unfortunately, but let's see. I'm gonna start anyway. So our topic for today is mechanical properties of dental materials. I apologize for the background noises, but they are inevitable. So let's begin with stress. What is stress? Basically, it is इसकी जो आप definition देखी जाए, it is an external force that is applied on a body at rest. An internal force equal in magnitude but opposite in direction is set up in the body. So basically stress की ये definition है. ठीक है, stress होता क्या है कि जब आप किसी का object force लगाते हो, let's say आपने एक cylindrical object पकड़ा है, ठीक है. What you do is कि like shown in this diagram, you pull on this object from both ends, ठीक है, and that results in a force within this object that is equal to the force that you are applying, but opposite in direction. ठीक है, यानी force वही होगी जितनी आप लगा रहे हो लेकिन direction उसकी opposite हो जाएगी. That is basically stress. ठीक है, अब stress की different types हैं. इसका जो unit है it's Pascal and it's basically force per unit area. So tension जो आपकी टाइप्स में आ जाता है वो आता है टेंशन, कंप्रेशन, टॉर्जनल, shear एंड बेंडिंग. ठीक है, टेंशन बेसिकली ये है जब आप फोर्स जो लगा रहे हो इट इज ऑफ पुलिंग नेचर. ठीक है, पुलिंग टाइप की फोर्स लगा रहे हो, सिलेंडर है उसको दो, या वायर है उसको दो एंड से पुल कर रहे हो. फिर देन एक कंप्रेशन आता है. कंप्रेशन में क्या होता है, यू आर कंप्रेसिंग एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्यूब. ठीक है, आप क्यूब है कोई, उसको आप कंप्रेस कर रहे हो तो क्या होगा कि उसमें डिफॉर्मिटी आएगी, उसमें फोर्स प्रोड्यूस होगी लेकिन इट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन. उसमें जो डायमेंशन चेंज आएगी दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रेन. ठीक है, वी गोना टॉक अबाउट दैट लेटर. इसी तरह अभी मैं फिलहाल आपको टाइप से गो थ्रू करवा रहा हूँ. फिर इस बार टॉर्जनल स्ट्रेस आती है, इसमें आप ट्विस्टिंग फोर्स लगाओगे तो ये आप देख सकते हैं कि सी डायग्राम में ट्विस्ट कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को, सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट को ही, और उसमें जो है स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है. फिर इसमें शेयर है. शेयर का थोड़ा सा ट्रिकी है कि इसमें बेसिकली ऑब्जेक्ट को मकसद ये है कि आप फोर्स लगा रहे हो एक ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में कि आपकी जो
इसमें चेंजेस प्रोड्यूस हो, इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो, उसमें वो एक पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो, ठीक है। तो यानी आप अगर ये देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है, इसको राइट और लेफ्ट से पुल दे रहे हैं, तो यहाँ जो है ये बीच में ऑब्जेक्ट डाला हुआ है, बेसिकली इन दो रॉड्स के बीच में यहाँ होल है और होल से सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट पास किया जा रहा है। तो व्हेन यू अप्लाई फोर्स इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस, तो क्या होगा कि इस प्लेन में, दैट इज द प्लेन ऑफ योर फोर्स, ठीक है, उस प्लेन में जो है आपकी द एटम्स स्लिप पास वन अनदर, ऑब्जेक्ट में डायमेंशन चेंज प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो फाइनली आपका शीयर स्ट्रेस भी हो गया, एंड देन देयर इज आपका जो बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। बेंडिंग में क्या होता है कि बेसिकली ऑब्जेक्ट है, सिंपल आपसे बेंड कर रहे हो, लेकिन बेंडिंग में बेसिकली आपके जो 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पाए जाते हैं, ठीक है। उसमें आपका सबसे पहले टेंशन स्ट्रेस भी, सॉरी, कंप्रेशन स्ट्रेस भी होता है, टेंशन स्ट्रेस भी होता है, और उसमें जो है आपकी बेसिकली ये डायग्राम देखें, इसमें ये जो आउटर पोर्शन है, ठीक है, ये बेंड किया जा रहा है ऑब्जेक्ट, इसमें आउटर ऑब्जेक्ट में टेंशन है, ठीक है। इनर सरफेस पे कौन सा है, कंप्रेशन स्ट्रेस है, और क्योंकि देखें ना आप बेंड कर रहे हैं तो ये वाले 2 पार्ट्स हैं, दे आर मूविंग अपार्ट, ठीक है, तो यानी इसमें टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, और जब आप ये कर रहे हैं तो 2 पार्ट्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, तो यहाँ कंप्रेशन पैदा हो रही है। और जो मिडिल पोर्शन है उधर बेसिकली क्या हो रहा है, शीयर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, प्लेनर एक स्ट्रेस में प्रोड्यूस हो रहा है। सो कौन से 3 हो गए हमारा, कंप्रेशन, टेंशन एंड शीयर। अब बेसिकली ये तीनों तो पाए जाते हैं, लेकिन जो आपका मोस्ट कॉमन चीज कौन सा स्ट्रेस है इसकी वजह से फ्रैक्चर होता है, वो आपका टेंशन कंपोनेंट है, क्योंकि यहाँ जब टेंशन कंपोनेंट यहाँ स्ट्रेस लगता है, और स्पेशली अगर यहाँ कोई क्रैक और डिफॉर्मिटी है, तो वो क्रैक जो है प्रोपेगेट करेगा एंड विल फ्रैक्चर द ऑब्जेक्ट। सो फिर इसके बाद जो है आपका स्ट्रेंथ के बारे में कुछ, कि टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी जो एक चीज मटेरियल है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है, यानी इट विल बी एबल टू विथस्टैंड अ हाई टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, इट्स प्रीटी एविडेंट। सिंपल सी डेफिनेशन है। इस तरह कंप्रेसिव है, वो जो ऑब्जेक्ट है इस पे आप कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रहे हो, वो ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेस बर्दाश्त कर पाएगा, ठीक है। और इसी तरह फ्लेक्सुअल स्ट्रेस भी है, लेकिन फ्लेक्सुअल का मैंने आपको बताया कि ये जो बेंडिंग स्ट्रेस है, कि इसमें जो है आपका वॉइड्स जो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, वो इसमें वॉइड्स, डिफेक्ट्स, इम्परफेक्शंस, नॉचेस, व्हाटएवर यू नेम इट, ठीक है। अगर ये छोटा सा भी थोड़ी सा डिफॉर्मिटी है, इम्परफेक्शन है, तो वहां से वो स्टार्ट होगी और वहीं फ्रैक्चर होगा, ठीक है। ओके, कंटिन्यूइंग, ये वही डेफिनेशन है सारी जो मैंने आपको बताई हैं, you can go through this during the lecture. ओके, फिर इसके बाद स्ट्रेन आता है। स्ट्रेन क्या है, मैंने आपको बताया कि जो आप स्ट्रेस लगा रहे हो उसकी जो डायमेंशनल चेंज प्रोड्यूस हो रही है वो स्ट्रेन है, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ। फिर इसके बाद बेसिकली 3 टाइप के आपके स्ट्रेन है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड देन देयर इज पार्शियली रिवर्सिबल, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगी सारी बातें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में। बेसिकली स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है, इट्स वेरी सिंपल। एक्स एक ग्राफ आपने प्लॉट किया है, ठीक है, बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। एक्स पे जो है एक्स प्लेन में आपने स्ट्रेस लगाया और वाई में आपने स्ट्रेन लगाया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप ये आपका ग्राफ ऑब्टेन होगा। इस ग्राफ में ये आप देख रहे हैं कि ये एक प्लॉट हुआ है, ये कर्व आ रहा है, दिस इज अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अभी ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या बता रहे हैं कि बेसिकली यहाँ से हम स्ट्रेस लगाना प्रोड्यूस किया है, और यहाँ पे टिल पॉइंट पी, पी इज द प्रोपोर्शनल लिमिट, ई इज द यील्ड स्ट्रेस एंड टी इज द पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है। प्रोपोर्शनल लिमिट, यील्ड स्ट्रेस, पॉइंट फ्रैक्चर। अब मैं बताऊंगा इंडिविजुअली क्या क्या है, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो बेसिकली आप जब स्ट्रेस लगाते हो, ठीक है, स्ट्रेस इंक्रीज कर रहे हो तो यानी डायमेंशनल चेंज प्रोड्यूस हो रही है। यानी मिसाल तौर पर वायर है, एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, आप कंप्रेस से जो है 2 एंड से पुल कर रहे हो, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस पर प्रोड्यूस कर रहे हो, तो क्या होगा कि स्ट्रेस जैसे जैसे उस पर लगा रहे हो उसी तरह इसमें डायमेंशनल चेंज आ रही है, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, और वो दोनों में लीनियर रिलेशनशिप है, मीनिंग कि जितना स्ट्रेस लगा रहे हो उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। एंड दिस विल हैपन अप टू द पॉइंट पी, ठीक है। और यानी ये इधर पहला पॉइंट ये कि यहाँ लीनियर है उन दोनों में रिलेशनशिप स्ट्रेस स्ट्रेन में, और सेकंड पॉइंट बात कि इधर जो डिफॉर्मिटी आ रही है इट्स एन ऑफ इलास्टिक नेचर, यानी इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन कौन सी होती है, रिवर्सिबल, ठीक है। यानी आप अगर ये स्ट्रेस को टिल द पॉइंट पी या बिफोर पॉइंट पी आप जहां भी स्ट्रेस को छोड़ोगे तो
आपका ऑब्जेक्ट है, इट विल रिवर्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है, यानी स्ट्रेन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी ये रिवर्सिबल स्ट्रेन है। फिर इसके बाद बियॉन्ड पॉइंट पी जो होता है ऑब्जेक्ट की, वो जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप जो पहले लीनियर जा रही थी वो नॉन लीनियर हो जाती है, यानी स्ट्रेस और प्रोड्यूस कर रहे हो, स्ट्रेन जो है उतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा, उससे ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और जो स्ट्रेन की टाइप कौन सी है, इट्स नॉट इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो कि यहाँ हो रही थी, इट इज एक्चुअली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेस स्ट्रेन वो लीनियर नहीं है और उसमें डिफॉर्मिटी जो हो रही है वो इरिवर्सिबल टाइप हो रही है, ठीक है। नाउ बियॉन्ड दिस पॉइंट ई, ठीक है, इसमें जो भी आप स्ट्रेस लगाओगे और उसकी वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो फुली रिकवर नहीं होगा, पार्शियली रिकवर होगा लेकिन फुली रिकवर नहीं होगा। तो उसकी डेफिनेशन दी हुई है कि यील्ड स्ट्रेस क्या है, इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस द मटेरियल कैन विथस्टैंड विदाउट अंडरगोइंग सम परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है। एक्सक्यूज मी, ओके, ठीक हो गया। तो यील्ड स्ट्रेस आपको समझ में आ गई कि बेसिकली क्या है कि बियॉन्ड दिस पॉइंट आपकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही है और स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप नॉन लीनियर हो गई है, और पॉइंट टी पे आपको मैं बताया कि फ्रैक्चर हो रहा है। ओके, सो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी ये लिखी हुई हैं, ठीक है। यू कैन गो थ्रू दिस वेरी क्विकली, आपको वैसे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, सो द टेंस अब बेसिकली बताया कि द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन रिकॉर्डेड बिटवीन ई एंड टी, यानी आपके जो यील्ड स्ट्रेस और टी पॉइंट फ्रैक्चर है इसके बीच में जो आपका स्ट्रेन है, इट्स indicates a degree of permanent deformation and it is dependent upon two properties. One is ductility and one is malleability. Ductility क्या होती है? It is measure of the it is the ability of the object that can withstand a tensile stress, ठीक है। और malleability जो होती है वो क्या होती है कि कंप्रेसिव स्ट्रेस को विथस्टैंड करने की एबिलिटी। यानी एक मैलिएबल ऑब्जेक्ट है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस को ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है, डक्टाइल जो है वो ज्यादा एलोंगेट हो सकता है और उसको टेंसाइल स्ट्रेस ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है टू द पॉइंट फ्रैक्चर। नाउ यंग मॉडुलस बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इट बेसिकली लेमैन टर्म्स में इट्स रिजिडिटी यानी स्टिफनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसकी जो रिलेशनशिप होती है वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में अगर आप लगाएं तो क्या होती है कि जितना आपका स्लोप जो है ये जितना स्टीप होगा उतना रिजिड मटेरियल होगा, ठीक है। और ये आपका पास्ट पेपर में एमसीक्यू आया हुआ भी है कि जितना बेसिकली इट यंग मॉडुलस इज अ मेजर ऑफ व्हाट, जो ऑप्शंस दी होती हैं उसमें डिफरेंट होती हैं, उसमें स्टिफनेस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और जो जितना स्टीप होता है उतना रिजिड होता है, उतना शैलो होता है, उतना फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है यानी नॉन रिजिड होता है। Now, let's talk about resilience and the toughness. Okay, these are very close and closely related properties. Basically, एक जो इसमें term use हो रही है that is different from the properties, the energy. It describes the energy. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि आपको पता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, वही प्लॉट हो रहा है, सेम पीछे वाली चीज आ रही है, ठीक है। यहाँ जो है प्रोपोर्शनल एलिमेंट है, यहाँ कहीं इलास्टिक मॉडुलस है और यहाँ आपका फ्रैक्चर पॉइंट है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल लिमिट यहाँ है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि रेजिलियंस जो है क्या है, इट इज द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल इन अंडरगोइंग इलास्टिक डिफॉर्मेशन अप टू द पॉइंट ऑफ इलास्टिक लिमिट, ठीक है। इलास्टिक लिमिट हमारी प्रोपोर्शनल लिमिट है, ठीक है, यानी इस पॉइंट तक जितनी भी आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है दैट इज रेजिलियंस, ठीक है। तो बेसिकली रेजिलियंस का फायदा क्या है कि जितना रेजिलियंट ऑब्जेक्ट होगा यानी जितनी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतनी ज्यादा, बट इट हैज टू बी बिफोर प्रोपोर्शनल लिमिट। तो बिफोर प्रोपोर्शनल लिमिट जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इट इज द एबिलिटी कि वो जब रिलीज हो, ठीक है, तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट स्प्रिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, ठीक है, वो वापस अपनी रिवर्ट हो जाएगा ओरिजिनल फॉर्म में। और इसको किस तरह इन्होंने डिफाइन किया हुआ, जो एग्जाम में पूछ रहे हैं कि इट इज द एरिया beneath the curve up to the elastic limit, ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट या इलास्टिक लिमिट, इट इज द एरिया beneath the curve। फिर इसके बाद आती है हमारे रेजिलियंस के बाद टफनेस। टफनेस इज अ प्रॉपर्टी दैट इज यूटिलाइज, सॉरी टफनेस अभी नहीं, अभी आपको मिसाल देता हूँ मैं रेजिलियंस की, ये जो लिखी हुई है, ठीक है। मिसाल नंबर 1 क्या है कि आप जो डेंचर्स लगाते हो अपने प्रोसेसर में, अगर आप लोगों ने रोटेशन लगाई है, यू नो के देयर इज अ थिंग कॉल्ड टिश्यू कंडीशनर्स। टिश्यू कंडीशनर्स होते हैं बेसिस के अंदर लगाते हैं ताकि वो एक सॉर्ट ऑफ रिलीफ प्रोवाइड करती है। अगर डेंचर आपको चुभ रहा है, इरिटेशन कॉज कर रहा है,
तो वो नीचे लगाते हैं, या ओल्ड डेंचर्स होते हैं या बहुत जेरियाटिक पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए हमें देना पड़ता है अक्सर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इट इज अ रिजिलियंट मटेरियल, ठीक है, टिश्यू कंडीशनर, यानी अगर आप वो उस पर लगा के आपने डेंचर नीचे पेशेंट को पहना दिया तो पेशेंट जब मैस्टिकेट करेगा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और जब वो मैस्टिकेशन छोड़ेगा यानी वो दांत आपस में हटा लेगा, तो क्या होगा कि एनर्जी रिलीज होगी एंड द टिश्यू कंडीशनर रिवर्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी कुशनिंग इफेक्ट बेसिकली देता है, और परमानेंटली डिफॉर्म भी नहीं होता, तो यानी लॉन्ग टर्म यूज हो सकता है। नाउ टफनेस क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी अ मटेरियल कैन एब्जॉर्ब अप टू द पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है। हमने पहले क्या कहा था कि रेजिलियंस क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि टू द प्रोपोर्शन लिमिट थी। टफनेस क्या होती है? टू द पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर। अब इसमें जो इसकी टेक्निकल टर्म है जो कि इसमें पूछा जा सकता है, इट इज अ टोटल एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये विजय प्रताप जो आपकी एमसीक्यू बुक है इसमें से पार्ट 1 के एमसीक्यूज आते हैं, उसमें ये एमसीक्यूज हैं, ठीक है। यू विल कम अक्रॉस दीज एमसीक्यूज टू, सो ट्राई टू फोकस ऑन द लेक्चर्स, ठीक है। और अगर आपको लेक्चर्स आपको लग रहा है कि आप थोड़ा वो हो रहे हो, सैचुरेशन हो रही है, यू कैन ऑलवेज टेक अ ब्रेक, ठीक है। आप ब्रेक लें, आप जो अभी पढ़ा है उसको रिव्यू करें अपने दिमाग में, और जो है आपको फिर उसे थोड़ा एक छोटी सी रिवीजन होती है, और आपके कॉन्सेप्ट जो है रीइंफोर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है टफनेस? इट इज अ टोटल एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, ठीक है। और जो भी मटेरियल दैट इज एबल टू एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ एनर्जी टू द पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है, इज टफ। टफनेस भी एक बड़ी डिजायरेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। ओके, ब्रिटलनेस ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट है और थोड़ी सी इसमें अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है, तो कॉन्सेप्ट्स में क्लियर आपने करना है कि बेसिकली ब्रिटलनेस की डेफिनेशन पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ब्रिटलनेस इज द रिलेटिव इनएबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू सस्टेन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर फ्रैक्चर ऑफ द मटेरियल अकर्स। तो मैंने आप बताया था पीछे के इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है, यानी वो रिवर्सिबल होती है, प्लास्टिक होती है जो कि परमानेंट होती है, सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो बेसिकली ब्रिटल मटेरियल जो होता है उस इट कैन नॉट अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी वो इलास्टिक उसमें डिफॉर्मेशन होती है। अभी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का एक ये फायदा है कि जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही होती है ना, अब फॉर एग्जांपल ये जो आपके गमी बेयर्स होते हैं या जेलीज आप खाते हैं, गमी वर्म्स हो गए, ठीक है, उसकी मिसाल ले लें। आप उसको जब पुल करते हो तो क्या होता है कि वो जेली एक्सटेंड होती जाती है, और वो बीच बीच में एक थिन स्ट्रैंड होता है, लेकिन वो एक्सटेंड होती चली जाती है, यानी उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ रही है। और वो जो मटेरियल है बहुत जाके बहुत देर बाद जाके वो स्ट्रैंड टूटेगी, और मटेरियल जो होंगे दो एंड्स होंगे वो दोनों डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। दैट इज अ नॉन ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। जो ब्रिटल मटेरियल होगा क्या होगा, आप उसे जब पुल करोगे ना, वो स्ट्रैंड यानी वो जो स्ट्रैंड में आ रहा है ना, वो एक वार्निंग आ रही है, आपको पता चल रहा है स्ट्रैंड पतला होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, ठीक है। तो यू विल स्टॉप एट अ पॉइंट कि भाई अच्छा अब स्ट्रैंड ना लंबा हो गया कि मैंने और किया टूट जाएगा, ठीक है। इट बेसिकली गिव्स यू वार्निंग, यानी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन गिव्स यू अ वार्निंग। तो ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं अनफॉर्चुनेटली उसमें वो वार्निंग वाला आपका सिस्टम नहीं होता, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होती, जिसकी वजह से मटेरियल जो है पहले ही फ्रैक्चर हो जाता है, यानी मटेरियल जो कि यहाँ फ्रैक्चर होना चाहिए था, ब्रिटल मटेरियल इधर ही फ्रैक्चर होता है, उसमें ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाली लाइन जो है कर्व में बहुत छोटी होती है, ठीक है। यहाँ पॉइंट फ्रैक्चर तकरीबन इधर आ जाता है। नाउ इसके कौन से फैक्टर हैं जो कि ब्रिटलनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं? सरफेस इम्परफेक्शन, पहले भी हम बताया था, नॉचेस हो गए, वॉइड्स हो गई, छोटा सा कोई माइक्रो क्रैक आ गया, ठीक है। वहां क्या होगा, अगर वो आ गया उधर तो वहां से प्रोपेगेट होगा क्रैक, और वो एक्सटेंड करेगा टू द पॉइंट फ्रैक्चर, ठीक है। और दूसरा फैक्टर है स्पीड ऑफ स्ट्रेस, यानी स्पीड से ब्रिटल मटेरियल नीचे आप जमीन पर लेट से गिरा दिया, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस की बहुत ज्यादा स्पीड है तो वो टूट जाएगा। लेकिन अगर उसी ऑब्जेक्ट को अगर आप अपने हाथों में पकड़ के ग्रेजुअली दबाना शुरू करें और उस पर फोर्स करें, क्या होगा? फ्रैक्चर नहीं होगा। स्पीड ऑफ स्ट्रेस भी मैटर करता है, यानी नाउ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिटल मटेरियल्स इज लोअर देन द कोरिस्पोंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी जो ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं वो उनकी वो कंप्रेसिव स्ट्रेस ज्यादा अच्छा बर्दाश्त करते हैं, इसलिए मैंने बताया कि फोर्स आप लगा रहे हो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है ना वो उनकी वीक होती है, यानी आप अगर पुल लगाओगे तो एकदम से टक करके वो टूट जाएगा। ग्लास की मिसाल ले लें, ठीक है, ग्लास भी इस तरह का ही होता है। खैर उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा नहीं होती, इट्स अ बैड एग्जांपल, बट जो आपका दोनों मटेरियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एक अगर ज्यादा है तो उसका मतलब कंप्रेसिव वो नहीं बर्दाश्त ज्यादा कर सकता है। तो ब्रिटल मटेरियल जो होते हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, ठीक है, यानी उनमें अगर पुलिंग फोर्स लगाएंगे तो इट विल फ्रैक्चर अर्लियर
देन एज कम्पेयर टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो ज्यादा लगाएंगे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्लास्टिकली डिफॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है। ओके, नाउ दो प्रॉपर्टीज हैं जो कि फ्रैक्चर टफनेस और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, जो हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, और वो ब्रिटलनेस से रिलेटेड है। नाउ फ्रैक्चर टफनेस क्या होती है? प्रॉपर्टी विच डिस्क्राइब्स द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल विद अ क्रैक टू रेजिस्ट फ्रैक्चर, ठीक है। अब एक मटेरियल है ये, अब ये सब बड़ी अच्छी एग्जांपल है, ठीक है। ये ब्रिटल मटेरियल है, आप देखें कि इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुई नहीं है और टक्कर के टूट गया। आप ये देख रहे हैं यहाँ दूसरे वाले में कि ये जो मटेरियल है ना आपका मेलिएबल है। मेलिएबल यानी उसमें जो है कंप्रेसिव फोर्स आप लगा रहे हो, और उसमें जो है, या चलें आप टेंसाइल टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो, दिस इज डक्टाइल। डक्टाइल आप है, ठीक है, ये भी डक्टाइल का ही है, ये भी डक्टाइल का ही है, ये ब्रिटल का है ग्राफ, ठीक है। यानी आप ब्रिटल मटेरियल जो है उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस ही नहीं हुआ और वो फ्रैक्चर हो गया। इसमें थोड़ा सा स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, आप देख रहे हैं इलोंगेशन हुई है, ये आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुई है और फिर फ्रैक्चर हो, यानी आपको इतनी सी थोड़ी सी वार्निंग मिली है, बट ये भी इतना ज्यादा नॉन ब्रिटल मटेरियल है। ये सॉरी हाँ नॉन ब्रिटल मटेरियल, लेकिन ये जो है ना ये बहुत ज्यादा एक्सेसिवली नॉन ब्रिटल मटेरियल यानी डक्टाइल मटेरियल है, ऑपोजिट टू ब्रिटलनेस, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें देखें अच्छी खासी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुई है, देखें कितना ये स्ट्रैंड पतला हो गया होगा, फिर जाके ये दोनों एंड सेपरेट हुए हैं। तो बेसिकली जो आपकी एबिलिटी ऑफ मटेरियल विद अ क्रैक, ठीक है, क्रैक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्रैक होना चाहिए टू विथस्टैंड फोर्स, बेसिकली रेजिस्ट फ्रैक्चर करे, वो जो होती है फ्रैक्चर टफनेस होती है। तो ब्रिटल मटेरियल्स जो होते हैं ये भी बता दिया आपका, ड्यू टू स्ट्रेस कंसंट्रेशन। अच्छा हाँ, स्ट्रेस कंसंट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये देखें नीचे ये फिगर, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ एक छोटा सा एक डिफॉर्मिटी यानी छोटा सा क्रैक बना हुआ है, ठीक है, ये आइटम्स हैं सारे। अब देख रहे हैं कि ये क्रैक जो बना हुआ है, ओ सॉरी, ये इस डायग्राम में देख लेते हैं, ये जो क्रैक बना हुआ है इधर जो है एक अगर आप फोर्स लगा रहे हैं ऊपर भी नीचे भी, ठीक है, ये यानी इधर टेंसाइल फोर्स लग रही है, क्रैक बना हुआ है, क्या होगा? ये क्रैक प्रोपेगेट करेगा, यहाँ तक आएगा, और जो है ये दोनों एंड जो होंगे सेपरेट हो जाएंगे। ये जिस तरह ब्रिटल बिहेवियर है ये शो किया गया इस वाली नेक्स्ट डायग्राम में कि क्रैक था पहले यहाँ था, फिर प्रोपेगेट करके यहाँ आ गया, और उसको अगर ये और बढ़ने देंगे तो क्या होगा कि आपका मटेरियल फ्रैक्चर कर जाएगा। सो दिस इज अ ब्रिटल बिहेवियर। जो डक्टाइल बिहेवियर है इट इज डिफरेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप जो स्ट्रेस जो ये क्रैक होता है, इसके क्रैक की टिप जो होती है ना, इधर स्ट्रेस बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हुआ होता है, ठीक है, और यही स्ट्रेस है जब कंसंट्रेट हुआ होता है तो फोर्स लगाने से ये प्रोपेगेट होता है, फ्रैक्चर होता है। तो सोल्यूशन क्या होगा इसका कि आप उसको जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन हुई है वो कम करें, और वो कैसे करेंगे? बाय ब्लंटिंग ऑफ दिस क्रैक, ठीक है। आप देखें यहाँ एक एटम डाल दिया तो ये शार्प सा जो एक एज बन रहा था अब ये ब्लंट हो गया है, तो यानी स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो टिप पे थी वो रिड्यूस हो गई है, और मटेरियल जो है वो फ्रैक्चर नहीं करेगा, ब्रिटल बिहेवियर उसका कम हो जाएगा, इट विल बी अ डक्टाइल बिहेवियर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगेन इफ यू हैव क्वेश्चंस यू आर फ्री टू आस्क। नाउ इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ वही जो पीछे मैंने आपको मिसाल दी थी कि एक ब्रिटल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको आप सडनली गिरा दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल डेंचर है, एक्रिलिक डेंचर है, आप पेशेंट को दे रहे हैं, पेशेंट हैंडलिंग उससे सही नहीं हुई, हाथ से स्लिप हुआ है, जमीन पे गिरा है और टूट गया। आप पेशेंट कहोगे यार मैंने अभी तो हफ्ते पहले बनवाया और एकदम से टूट गया, आपसे कहोगे कि यार इसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम होती है, यानी इसको जमीन पे गिरे हुए टूट जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटल मटेरियल होता है, इसकी पुअर इम्पैक्ट स्ट्रेंथ होती है। तो डेफिनेशंस की क्या है? एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू रेजिस्ट सडन अप्लाइड स्ट्रेस, गिराओगे तो सडन लगेगी ना, या हथौड़ी से मारो, जो भी करो आपका सडन लग रही है तो आपकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ जो होती है वो उसे इन्फ्लुएंस करती है। नाउ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ओके, स्ट्रक ऑब्जेक्ट इज नॉट परमिटेड टू स्टोर द एनर्जी ऑफ द कोलिजन इन एन इलास्टिक मैनर। इतनी रिलेटेड इसकी एग्जांपल नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको एक्रिलिक डेंसिटी दी है दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल, ठीक है। नाउ फटीग, फटीग बेसिकली ये जो दो फटीग लाइफ और फटीग लिमिट है, ये तो फटीग मेजर करने के तरीके हैं, इन्होंने अपने जो मटेरियल मेथड्स में बताया हुआ था कि एक रिसर्च हुई थी ना, रिसर्चेस हैं कि उन्होंने मेजर की थी कि एक ऑब्जेक्ट है उसकी फटीग लाइफ किस तरह मेजर करेंगे और फटीग लिमिट है वो किस तरह मेजर करेंगे। सो बेसिकली फटीग जो होती है एक्चुअली वो दो किस्म की होती है, वो इधर मेंशन नहीं है। एक आपकी टॉर्जनल फटीग होती है, ठीक है, एक साइक्लिक फटीग होती है। साइक्लिक क्या होती है कि एक लेट से आप ऑपरेटिव में आपकी रोटेशन की हुई है एंडोडोंटिक्स में, आप फाइल यूज कर रहे हो, के फाइल यूज कर रहे हो, आप ज्यादा यूज किए है, ठीक है, यानी आपने वो 10-15 पेशेंट पे यूज करके ऑटोक्लेव करके आप यूज कर चुके हो, ठीक है। तो यानी उसकी साइकिल्स 10 मरतबा होगी है वो यूज, ठीक है।
अब 11वीं मर्तबा अगर वो फ्रैक्चर हो जाती है ना, तो उसका मतलब है उसकी साइकिल पूरी हो गई थी, साइक्लिक फटीग उसमें आ गया था क्योंकि बहुत ज्यादा वो यूज हुई है और वो आपकी मटेरियल फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। इसी तरह एक टॉर्जनल फटीग होती है। टॉर्जनल फटीग क्या होती है कि अगर आप लेट से आप रोटरी फाइल्स आप आगे जाके यूज करोगे, नाइट आई लेट से प्रो टेपर बोर्ड आप यूज करें, तो वो क्या होगा कि जब आप यूज कर रहे हो तो वो उसकी जो है ना टिप जो है, ठीक है, वो क्या करेगी, टिप रूट कैनाल की एपेक्स को एंगेज करेगी, टिप एंगेज रहेगी, ऊपर जो होगा वो फ्री होगा, इसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो फाइल होगी वो अनवाइंड हो जाएगी, ठीक है, इट विल अनवाइंड, जिसकी वजह वो उसे क्या कहेंगे, आपकी दूसरी वाली टॉर्जनल फटीग, क्योंकि टॉर्जन उसमें प्रोड्यूस हुई है, रोटेशन प्रोड्यूस हुई है। और ये भी पता नहीं चलता, नाइटा है तो दे आर वेरी नोटोरियस फॉर फ्रैक्चरिंग विदाउट अ वार्निंग, ठीक है, तो ये आपने ख्याल करना होता है। सो ये आपको एग्जांपल्स में दे दी हैं। बाकी फटीग लाइफ जो है बेसिकली इसमें ये बताया कि नंबर ये करने का तरीका है, ठीक है, मैयर करने का तरीका। फटीग फटीग लाइफ क्या होती है कि नंबर ऑफ साइकिल्स आपने मैयर करने होते हैं और आपको मैग्नीट्यूड दिया होता है, यानी फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन फोर्स लग रही है तो कितनी दफा वो 10 न्यूटन लगानी पड़ेगी कि नंबर ऑफ साइकिल्स में कितने होंगे कि वो जाके मटेरियल फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है, दैट इज अ फटीग लाइफ। फटीग लिमिट जो है वो इसके टोटल ऑपोजिट है, यानी आपको नंबर ऑफ साइकिल दिए कि 10,000 साइकिल है, उस आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है कि 10,000 मैग्नीट्यूड में कितने मैग्नीट्यूड पे आपका फ्रैक्चर होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल फॉर एग्जांपल 10,000 है, एंड डिटरमिन वैल्यू ऑफ साइक्लिक स्ट्रेस व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कॉज फ्रैक्चर विद इन दिस नंबर ऑफ साइकिल, ठीक है। कितना वो मैग्नीट्यूड होगा, वो 10-20 न्यूटन हो सकता है, 20 न्यूटन भी हो सकता है, जो भी है, लेकिन 10,000 साइकिल में होना चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है। ये बेसिकली आपको फटीग लिमिट बताता है। और साइक्लिक स्ट्रेस जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ साइकिल्स फॉर फेलियर। ओके, हार्डनेस। हार्डनेस बेसिकली बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी है, एक मटेरियल है, ठीक है, उसको आप लेट से गाड़ी गाड़ी का बोनेट वो फ्रंट हुड हो गया, ठीक है, हुड हुआ तो उस पर आप अगर किसी चीज से स्क्रैच करते हो और स्क्रैच नहीं होता, वो गाड़ी की सरफेस स्क्रैच नहीं होती, तो उसका मतलब है वो सरफेस हार्ड है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्रारी, अगर आप उसको स्क्रैच करें और स्क्रैच आ जाए, उसका मतलब वो हार्ड नहीं है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, इट इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट स्क्रैचिंग। सो इन्होंने डिफरेंट तरीके डिफरेंट मेथड्स इंट्रोड्यूस करवाए टू मेजर हार्डनेस, ठीक है। तो उसमें एक वाइकर्स है, नूप है, ब्रिनल है, रॉकवेल है, ठीक है। ये आगे जाके डिस्कस भी होंगी, और जो आप डेंटोजिस्ट की एमसीक्यू बुक है उसमें भी जो आंसर्स दिए हुए हैं वो आपने डेफिनेटली वो करें, उसमें बड़ी अच्छी उसमें से एमसीक्यूज आए हुए हैं, विजय प्रताप में भी एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो आप वो देखें और वहां से याद करें, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको अगर नहीं होता, आई एम ऑलवेज हियर, इतनी डिटेल में मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा, लेकिन अगर आपको समझना है यू कैन ऑलवेज आस्क मी। सो वाइकर्स, नूप, ब्रिनेल एंड रॉकवेल, ये बेसिकली चार मेथड है। इसमें क्या होता था कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते थे, ठीक है, डिफरेंट शेप में, यानी एक सिलेंड्रिकल हो गया, एक जो है राउंड की फ्लैट सरफेस हो गई, ठीक है, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की शेप होती थी और वो एक हार्ड सरफेस पे उसको लाइक पेंडुलम हिट कराते थे, ठीक है। तो जब वो हिट करता था उसमें और जो सरफेस जिस पे हिट करता था उधर एक डेंट प्रोड्यूस होता था, वो डेंट के कुछ उन्होंने क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स रखी हुई थी कि इतना डेंट प्रोड्यूस होगा तो वो हार्ड है, इतना डेंट प्रोड्यूस होगा तो उसका मतलब है कि हार्ड इतना नहीं है, उसकी हार्डनेस इंप्रूव होने वाली है, ठीक है। तो इस तरह होता था, व्हेन द हार्डनेस टेस्टर्स कम इन कांटेक्ट विद द सरफेस, इनिशियल कांटेक्ट स्ट्रेस इज वेरी हाई, यानी पहले होगा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो आप देखें ना, पहले सबसे पहले उस सिलेंडर ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट कांटेक्ट होगा, एरिया कांटेक्ट नहीं होगा, तो पॉइंट कांटेक्ट होगा तो वहां ज्यादा स्ट्रेस होगा, वो डेंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वो आगे जाता जाएगा, पुश टुवर्ड्स सरफेस को हिट करेगा अपने मोमेंटम के साथ, तो क्या होगा कि उसकी पॉइंट कांटेक्ट से एरिया कांटेक्ट बनता जाएगा, ठीक है। तो एरिया कांटेक्ट जो है वो हमने देखने कि एरिया कांटेक्ट कितना ज्यादा उसमें डेंट प्रोड्यूस करेगा, इतना ज्यादा नहीं है इसका मतलब कि वो हार्ड सरफेस है, और अगर तो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है वो हार्ड सरफेस नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली हार्डनेस का कॉन्सेप्ट है, ये इसमें एक डायग्राम भी है, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट है ये, ठीक है, इधर फोर्स लगाई है, ये आपकी ऑब्जेक्ट है, सरफेस है, ठीक है, ये इधर इंडेंटेशन का डायमीटर है, ठीक है, ये, और ये इंडेंटर का डायमीटर है, ठीक है, तो यानी डायमीटर इसका इतना था, यानी इतना ज्यादा इसने डेंट प्रोड्यूस किया, यानी ऑलमोस्ट पूरे जो इसका डायमीटर है आपके इंडेंटर का, वो बॉल अंदर चली गई थी, ठीक है, इसका मतलब ये थी हार्ड सरफेस नहीं थी, तो इस तरह बेसिकली वो टेस्ट करते थे हार्डनेस को।
Okay, elasticity and viscosity. Material is said to be elastic if elastic recovery is immediate after stress removal. ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई इलास्टिक मटेरियल आप उसको पुल करोगे छोड़ोगे तो वापस इमीडिएटली हम जगह पे आ जाएगा। फिर इसमें विस्कोलास्टिक, इसकी एग्जांपल है रबर, सबसे कॉमन एग्जांपल। ठीक है, रबर जो है विस्कोलास्टिक होता है। उसमें क्या होता है कि अगर आप उसे खींचोगे, लेट्स से आपने बहुत ज्यादा पुल कर दिया, ठीक है, और से फिर आप रिलीज एकदम से नहीं छोड़ो, फिर बात है, यू विल हार्म योर हैंड। लेकिन उसको छोड़ दो अपनी जगह पे, नीचे आप रख दो एक फ्लैट सरफेस, आप देखोगे कि वो खुद ही रिकॉइल होकर स्लोली अपनी वापस ओरिजिनल शेप में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इलास्टिक रिकवरी अगर तो स्लो हो रही है ना, जो कि इस एग्जांपल में दिया उसमें हो रही है, तो क्या होगा कि वो विस्कोलास्टिक मटेरियल है। ठीक है, यानी उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इलास्टिक रिकवरी स्लो होती है, और जो थोड़ी बहुत और कंप्लीट रिकवरी भी नहीं होती, पार्शियल रिकवरी होती है, थोड़ी बहुत परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली परमानेंट डिफॉर्मेशन वो डिपेंड करता है कि आप कितना मैग्नीट्यूड लगा रहे हो। ठीक है, आपकी फोर्स कितनी लगा रहे हो, कितनी देर तक लगा रहे हो। यानी अगर आप थोड़ी सी फोर्स लगाइए और वापस आ जाएगा, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आएगी। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हो और बहुत टाइम तक उसे होल्ड करके रखते हो, तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर इलास्टिसिटी एंड विस्कोलास्टिसिटी। दैट्स इट फॉर टुडे। ये आपके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मैंने कवर की हैं मोरलेस। इसमें जो है आपको कंप्लीट लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे इफ यू सब्सक्राइब टू योर सर्विसेज, और इसके कुछ फीचर्स जो हैं जो कि आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उसमें डिस्कशन होंगी बेसिक टॉपिक्स की। इसमें लाइव लेक्चर्स अपॉन योर रिक्वेस्ट भी हो सकते हैं कि आपको इन पर्सन अगर करना है सेशन। फिर इसमें वीडियो लेक्चर्स हैं जो कि आपको प्रोवाइड किए जाएंगे थ्रू आउट द डे। आपको एक 3 मंथ्स में आपको अवेलेबल होगा, आपके टाइम टेबल के मुताबिक आपको उनकी अवेलेबिलिटी होगी, एंड आफ्टर टाइम वो क्लोज हो जाएंगे, सो दैट आप जो है उसको यूज कर सकें टू द मैक्स। और आप क्योंकि जब तक आपको हम पुश नहीं करेंगे कि आप इनको याद करें और आपको टाइम टेबल स्टिक नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं कर सकते। तो इसलिए ये आपको फॉर ब्रीफ पीरियड वीडियोस अवेलेबल होंगी, एंड देन यू विल बी एबल टू उसका एक्सेस क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन अपॉन रिक्वेस्ट ऑब्वियसली वो वीडियोस दोबारा अवेलेबल की जा सकती हैं, बट प्रेफरेबल कि आप को जरूरत ही ना पड़े कि आपको जो टाइम दिया जा रहा है उसी में आप वो वीडियो को याद करें। ठीक है, फिर उसके बाद है लेटेस्ट गोल्डन फाइल्स डिस्कशन होगी, आपका एक छोटा सा मॉक टेस्ट भी होगा एंड में। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो मल्टीपल बहुत सारी आपको फैसिलिटीज हैं। आपका ग्रुप होगा, जैसे मैंने पहले ही बताया था, टेलीग्राम होगा, उसमें आप डिस्कस कर सकते हो कि क्या क्या आपने कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, यू कैन जस्ट आस्क अवे देयर, आपको विद इन मिनट्स, विद इन सेकंड्स समटाइम्स इवन, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ लेक्चर, विद इन अ डे मैक्स आपको उसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली चीफ मेंटर हैं डॉक्टर अहमद हसन। ठीक है, और इसके अलावा हमारे डॉक्टर हमाद भी हैं, डॉक्टर हुमा भी हैं, सरिश भी हैं, डॉक्टर मोहम्मद अली भी हैं, डॉक्टर मोबिस, एंड देन देयर इज मी। सो बेसिकली डेंटल सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक्स होंगे जिसमें आपकी ओरल बायोलॉजी, ओरल मॉर्फोलॉजी, डेंटल मॉर्फोलॉजी बेसिकली, फिर ओरल पैथोलॉजी, ये सारी चीज़ें इसकी गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स ज़्यादा है, कहने में काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट्स करने नहीं होते, इनके सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स एमसीक्यू करने होते हैं। मेन फोकस होता है डेंटल मटेरियल्स के ऊपर होता है, और टूथ मॉर्फोलॉजी के ऊपर होता है, और वो कहाँ से करनी है, सोर्सेज क्या है, वो सारी आपको गाइडेंस दी जाएगी। अगर आप अभी पूछना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज आस्क। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर एंड आपको इसमें से कुछ ग्रैस्प किया हो। सो गुड बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, जज़ाक।